आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम के चैप्टर की व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मांग के नियम के बारे में आपको हमने बताया था। मांग का नियम अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। सरल शब्दों में, other factors remaining constant, we find an inverse relationship between price and the quantity demanded. If there is increase in price, definitely there will be a fall in demand for that product. प्यारे बच्चों, मांग का नियम वास्तव में दिशा तो बताता है। इस कीमत और मांगी की मात्रा में एक ऋणात्मक दिशा में संबंध होता है, परंतु ये नहीं बताता कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत गिरावट आएगी, कितना किस रेशो में कीमत को घटाया जाए कि मांग को बढ़ाया जाए। तो ये जो आनुपातिक संबंध है, ये मांग की लोच हमें बताती है। मांग की लोच इस प्रकार अगर हम देखें तो मांग की लोच किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में हुए प्रतिशत परिवर्तन को अगर हम उसकी कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित कर दें तो हमें प्राप्त होती है मांग की लोच। प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में आप देखेंगे the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price is known as elasticity of demand. In other words, it is the quotient of percentage change in quantity demanded to that of percentage change in the price. सिंपल सी बात है, मांग की लोच को निकालने के लिए मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देना है। प्यारे बच्चों, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसको हम आनुपातिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस, आरंभिक कीमत और आरंभिक मात्रा। अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो मांग की लोच मिल जाती है। अब आपको मैं मांग की लोच को, वस्तु लोचशील है या नहीं है, वस्तु की मांग लोचशील है या नहीं है, इसके लिए एक रबर बैंड का सहारा लेता हूं। आई होप ये रबर बैंड आप सबको दिखाई पड़ रहा है। रबर बैंड लोचशील है क्योंकि इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, ये लोचशील है। जबकि हम एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये लोचशील नहीं है। अगर हम इसको प्रेशर देंगे तो ये टूट जाएगा, या आप कह सकते हैं कम प्लास्टिक है तो कम लोचशील हो। इसी प्रकार अगर हम इस बॉक्स का सहारा लेते हैं, बॉक्स को अगर हम ताकत लगाएंगे, चाहे जितनी ताकत लगाएंगे, टूट तो सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। अब यहां आती है वस्तुओं की बात। एक वस्तु की मांग लोचशील है या नहीं है, तो हम आपको ऐसे बताएंगे। कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है या नहीं होता है विपरीत दिशा में, ये बस लोचशीलता को दिखाएगा। अगर दवाई की कीमत बढ़ती है तो हम मजबूर हैं उसको खरीदने के लिए, उसकी मांग को घटा नहीं सकते, तो दवाई की मांग बेलोचदार है या लोचहीन है। इसी प्रकार अगर हम कुछ ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो नॉन एसेंशियल है, आवश्यक नहीं है, उनकी कीमत अगर बढ़ेगी तो आप उनकी मांग को कम कर देंगे। कपड़े की मांग आप देखिए, लग्जरी आइटम्स की मांग, ऐसी सारी वस्तुएं जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, उनकी कीमत अगर बढ़ती है तो आप कहते हैं चलो भाई इसको अभी कम खरीद के कल खरीद लेंगे, बाद में खरीद लेंगे।
ये चीज आप दवाई के साथ नहीं कर सकते। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग, कोई वस्तु लोचशील है या नहीं है, किसी वस्तु की मांग लोचशील है या नहीं है, इसको हम तभी परिभाषित कर सकते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना ज्यादा हो रहा है, नेचुरल है, मांग की कीमत लोच भी उतनी ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, अभी हम इसको बताएंगे। मांग की लोच वास्तव में 3 प्रकार से होती है। कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां तक मांग की कीमत लोच है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जहां तक मांग की कीमत लोच की बात है, उसमें हम कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन का असर देखते हैं मांगी गई मात्रा पे। आय लोच की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ हाउस होल्ड, उसका आय कितना परिवर्तित हुआ है, ये हम इसको देखते हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम पाएंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, 2 वस्तुएं लेते हैं, वस्तु एक्स और वाई, और देखते हैं कि क्या एक की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से गाड़ियों की मांग पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि चाय की पत्ती अगर बढ़ती है कीमत, तो क्या कॉफी की मांग पर असर पड़ता है नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखते हैं। तो ये तो हुआ 3 प्रकार की लोच, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मांग की कीमत लोच की बात करेंगे। और मांग की कीमत लोच प्यारे बच्चों, बेसिकली आप देखिए 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली हम ऐसे वस्तुओं को लेते हैं जिनकी मांग पूर्णतया बेलोचदार है। तो प्रथम प्रकार अगर आप देखेंगे, ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनकी मांग बिल्कुल परिवर्तित नहीं होती, कीमत में चाहे जितना परिवर्तन हो। दवाई को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अत्यधिक अनिवार्य वस्तुओं को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। पानी को की मांग को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं, ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी शून्य होगी। एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। यदि किसी वस्तु की आरंभिक कीमत 10 रुपए है, मांगी गई मात्रा 2 रुपए है, कीमत घट करके आधी हो गई है, 5 रुपए हो गई है, लेकिन उपभोक्ता कीमत घटने पे भी उतना ही खरीद रहा है। अब आप बताइए, कीमत अगर घट जाए, दवाई की कीमत आधी हो जाए, तो क्या आप दवाई की मात्रा डबल कर देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो ऐसी वस्तुओं को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग वाली वस्तु कहते हैं। इनका जो हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी देखिए डेल्टा क्यू क्या है, इस 2 में से 2 चला गया, शून्य आया, इस 10 में से 5 गया, 5 आ गया, तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ, 5 हुआ, चेंज इन क्वांटिटी 0 है। इस तरीके से मांग की लोच आपकी शून्य आ जाती है। प्यारे बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक जो कर्व है अगर आप देखेंगे, चलो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, पहले हम इसी को आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दूसरी कैटेगरी की वस्तु आती है जिनकी मांग बेलोचदार है। बेलोचदार मांग उस अवस्था में कहेंगे जब हम कैलकुलेट करें और पाएं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 0 से तो ज्यादा है, लेकिन 1 से कम है, इकाई से कम। इसलिए इसको हम इकाई से कम लोचहीन वस्तु, लोचदार वस्तु भी कहते हैं। इस स्थिति में देखिए, जब कीमत 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो रही है, मांगी गई मात्रा बढ़कर 4 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हो रही है। अब चेंज इन क्वांटिटी इसमें 5 में से 4 गया 1 है, चेंज इन प्राइस 10 में से 5 गया 5 है, और आरंभिक कीमत आप देखेंगे बच्चों 10 रुपए था तो 10 रुपए है, और आरंभिक मात्रा आप देखेंगे इसमें 4 इकाई है, तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो आप
इसको कैलकुलेट करिए, आप पाएंगे कि इसका आंसर 1 से कम आ रहा है। एक तीसरी कैटेगरी की वस्तु है जिसकी मांगी गई मात्रा और कीमत में समान अनुपाती परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे मांग की कीमत लोच इकाई के समान होती है। इसको हम यूनिट इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ये इस स्थिति में आप देखेंगे जब 10 रुपए से घटकर कीमत 5 रुपए हुई तो चेंज इन प्राइस 5 है। चेंज इन क्वांटिटी देखिए, पहले 5 इकाई खरीद रहा था, अब 7.5 इकाई खरीद रहा है, यानी 2.5 हो गया। आरंभिक कीमत 10 है, आरंभिक मात्रा 5 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे एग्जैक्ट 1 आ रहा है। प्यारे बच्चों, इकाई के समान मांग की लोच एक क्राइटेरिया है, एक मापदंड है। इसी के आधार पर हम बताते हैं कि अगर वस्तु की इकाई के बराबर है मांग की लोच, इसका मतलब कीमत और मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन समान होगा और वस्तु इकाई के समान लोचशील होगी। इसी तराजू के आधार पर हम बेलोचदार और लोचदार वस्तुओं की गणना करते हैं। अगर वस्तु की इकाई से अधिक है मांग की लोच, 1 से अधिक है लेकिन इन्फिनिटी से कम है, तो ऐसी वस्तु को हम लोचदार या लोचशील वस्तु कहते हैं। इस स्थिति में आप देखेंगे कीमत 10 से 5 हुई, मांगी की मात्रा 2 इकाई से बढ़कर 6 इकाई हो गई। ऐसी स्थिति में डेल्टा क्यू आपका 4 है और डेल्टा पी 5 है। आरंभिक कीमत 10 है, आरंभिक मात्रा 2 है। ईडी का मान इसमें 4 आ रहा है, यानी इकाई से अधिक है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग लोचशील होती है। ऐसी वस्तुओं में नॉन एसेंशियल वस्तु आती हैं जिनकी डिमांड को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, बिजली। अगर आप चाहें तो बिजली से जनरेटर भी चला सकते हैं, बिजली से खाना बना सकते हैं, बिजली से एसी चला सकते हैं, बिजली से कूलर चला सकते हैं, मशीन भी चला सकते हैं और तमाम अप्लायंसेस आप बिजली से चला सकते हैं। तो जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो आप नंबर ऑफ यूजेस को कम करके उसकी मांग को घटा सकते हैं। तो ये लोचशील वस्तु हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक परफेक्टली इलास्टिक वस्तु भी होती है। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अनंत होती है। आप देखिए 10 रुपए कीमत बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, मांगी गई मात्रा परिवर्तित हो रही है। अब वास्तव में समझाया जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक या इकाई के बराबर इनइलास्टिक, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, ये तीनों मेजरमेंट के लिए क्राइटेरिया है। ज्यादातर वस्तुएं या तो बेलोचदार मांग वाली होती हैं या लोचशील मांग वाली होती हैं। आइए अब देखते हैं इसके हम डायग्राम से कैसे व्याख्या कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला डायग्राम आपके सामने आया। जो परफेक्टली इनइलास्टिक मांग होगा वो वक्र बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। क्वांटिटी आपकी 3 इकाई है लेकिन डिमांड प्राइस देखिए 5 इकाई से बढ़कर 5 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गई है। उपभोक्ता फिर भी उतना ही खरीदने के लिए बाध्य है। यानी ऐसी वस्तुओं के केस में डेल्टा क्यू हमेशा शून्य होगा, ईडी का मान भी हमेशा शून्य होगा और जो मांग वक्र है वो वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगा। प्यारे बच्चों, इन रेखा चित्रों का असर प्रयोग आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में करना होगा, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिए और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक इस किताब की बात है, ये किताब मेरी खुद की लिखी हुई है। इसका नाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स है। वास्तव में ये किताब मेरी अपनी है तो इससे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं हो सकता, आप इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वस्तु आती है इनइलास्टिक मांग, बेलोचदार मांग। यहाँ आप देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी जो है वो चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका चेंज इन क्वांटिटी है और ये चेंज इन प्राइस है। आप यहाँ देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी काफी कम है, चेंज इन प्राइस काफी ज्यादा है। तो ऐसी वस्तुओं की केस में ईडी इज लेस देन 1 होगा। प्यारे बच्चों, ये गलत इसमें प्रिंट है, डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा पी। इसमें होना चाहिए डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी। इसको करेक्ट कर लीजिए और मैं भी इसको किताब में करेक्शन के लिए दे दूंगा, मिस प्रिंटिंग है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी वस्तु जिनकी मांग की लोच इकाई के समान होती है। यहाँ आप देखिए कीमत P0 से घटकर P1 हुई है,
और मांगी की मात्रा Q0 से बढ़कर Q1 हुई है। आप देखिए जो चेंज इन प्राइस है वो चेंज इन क्वांटिटी के बराबर है। तो इसलिए ऐसे दोनों चीजें बराबर होने के कारण ईडी का मान हमेशा इकाई के बराबर होगा। इसमें पूरा आप किताब में जो आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, एग्जाम्पल भी है, और इसको आप किसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद मांग जो आपके सामने आती है, लोचशील मांग आती है। लोचशील मांग की हम बात करें तो इस केस में ये देखिए P0 से P1 हुआ, डिमांड देखिए बढ़कर Q0 से Q1 हुआ, तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस सिर्फ इतना है, चेंज इन क्वांटिटी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, काफी ज्यादा है। तो चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, देयरफॉर ईडी विल ऑलवेज बी मोर देन 1। इस केस में मैंने आपको कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल गुड्स इसमें आती है, जिसमें कीमत के थोड़ा सा बदलने से मांगी की मात्रा पे ज्यादा परिवर्तन पड़ता है। एक लास्ट जो आपको मैंने बताया, मांग वक्र अगर एक्स एक्स के समानांतर है तो वस्तु पूर्णतया लोचशील होती है। ऐसी वस्तु के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग बढ़ती घटती रहती है। ये भी एक काल्पनिक स्थिति कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब आता है मांग की लोच को गणना करने की विधियां। वास्तव में मांग की लोच की गणना करने की एक परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड है, दूसरा टोटल आउटले मेथड है, तीसरा ग्राफिकल मेथड और पॉइंट मेथड है, और चौथा आपके पास आर्क मेथड है। प्यारे बच्चों, परसेंटेज मेथड के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड आप देखिए हम कर चुके हैं, इसकी व्याख्या हम इसी क्लास में इसी वीडियो में कर चुके हैं, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सिंपल मेथड है। प्यारे बच्चों, एक दूसरा मेथड है जिससे हम टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कीमत के बढ़ने घटने से उपभोक्ता उस वस्तु पर जो कुल व्यय कर रहा है उस पर क्या असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये विधि सरल है, लेकिन इससे हमें दिशात्मक जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन ये अवैज्ञानिक मानी गई है। इसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार के अनुसंधान में नहीं करते। तो लेकिन फिर भी इसको क्योंकि आपके कोर्स में पूछा जाता है, सिलेबस में है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। तो कुल व्यय तो आप समझ गए होंगे। कुल व्यय मेथड से हमें खाली पता चलता है वस्तु बेलोजदार है, इकाई के समान लोजदार है, या लोचशील है। ये तीन ही प्रकार की वस्तु हमें पता चलती है। उसमें हमें 5 प्रकार की पता चलती है, इसमें 3 प्रकार की पता चलती है। अब आप यहाँ देखेंगे अगर प्राइस और कुल व्यय में उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, कीमत के बढ़ने से अगर कुल व्यय भी बढ़ जाता है, कीमत के कम होने से कुल व्यय भी कम हो जाता है, तो ऐसी वस्तुओं के को हम क्या कहेंगे, ये आप थोड़ा सा सोच के देखिए। यानी कीमत बढ़ी और कुल व्यय उस पर किया जाने वाला अमाउंट भी बढ़ गया, इसका मतलब उपभोक्ता मजबूर है, वस्तु की मांग बेरोजगार है या लोचहीन है, वो खरीदने के लिए बाध्य है। तो ऐसी वस्तुएं, जब हम किसी वस्तु की कीमत और कुल व्यय पर धनात्मक संबंध पाते हैं, समदिशात्मक संबंध पाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम कुल व्यय विधि के अनुसार बेरोजगार मांग वाली वस्तु कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कीमत के बढ़ने या घटने से कुल व्यय पर, टोटल आउटले पर कोई असर ना पड़े, तो ऐसी वस्तु को हम इकाई के समान रोजगार वस्तु कहते हैं। और अगर इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध हो, कीमत के बढ़ने से उपभोक्ता उस पर कम खर्च करने लगे और कीमत के कम होने से उपभोक्ता उस पर ज्यादा खर्च करने लगे, टोटल आउटले ज्यादा हो जाए, तो ऐसी वस्तु को हम लोचशील वस्तु कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसकी मैंने शॉर्टकमिंग भी दे दी है आउटले मेथड की। सबसे पहली बात, ये एग्जैक्ट डिग्री की बात नहीं करता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, जैसे उसमें आ गया 0.5, 1, 7, उसमें आंकड़ों में आ जाता है, इसमें दिशात्मक है, और इसके हमें कई बार गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और 100 रुपए कीमत से बढ़कर 200 रुपए होती है, और आप इसकी अगर कुल व्यय के अनुसार कैलकुलेट करके देखेंगे
तो आइए देख कल कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको कैसे लगता है। इस स्थिति में निश्चित है, देखिए कुल व्यय पे क्या असर हुआ। सबसे पहली बात तो क्वांटिटी निकाल लीजिए आप। 500 रुपये है, 500 रुपये होने पर कुल 500 रुपये आपने खर्च किए। 100 रुपये प्रति इकाई कीमत होने पर 500 रुपये आपने खर्च किए, तो आपने 5 इकाई खरीदी। 500 रुपये खर्च किए, कीमत बढ़ गई 200 रुपये हो गई, तो आपने 500 रुपये खर्च किए। अब इस केस में आपकी जो कुल मात्रा है ये है। अब परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड से अगर हम इसको निकालें, तो आप देखेंगे कि 2.5, 5 में से 2.5 चला गया, तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी इतनी है, 2.5 है। और चेंज इन प्राइस 100 रुपये है, इनटू आरंभिक प्राइस 100 रुपये है, आरंभिक मात्रा 5 रुपये। तो आप देखेंगे कि इसके अनुसार इकाई से अधिक आ रही है, इकाई से अधिक आ रही है बच्चों, है ना। और कुल व्यय विधि क्या कहता है, ये एग्जैक्टली इकाई के बराबर होनी चाहिए। तो समटाइम वी गेट रॉन्ग रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज unscientific method and cannot be utilized, cannot be used in any research work for any purpose. So आपका जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है। प्यारे बच्चों, एक और मेथड है जिसे आप ग्राफिकल या पॉइंट मेथड कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये मांग वक्र है। आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो जहां पे भी आप बिंदु रखते हैं उसके नीचे वाला वक्र लोअर सेगमेंट कहलाता है, ऊपर वाला भाग अपर सेगमेंट कहलाता है। ईडी का मान निकालने के लिए लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से आपको डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है ये। इसके अनुसार आप देखते हैं कि अगर आप पॉइंट बी लेते हैं, बी के नीचे डिमांड कर्व 0 है और बी के ऊपर आपका डिमांड कर्व ए बी है, पूरा का पूरा, तो अगर लोअर सेगमेंट 0 अपॉन ए बी करेंगे तो आपका आंसर ईडी 0 के बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम मिड पॉइंट मान लेते हैं तो लोअर सेगमेंट ई बी और ए ई दोनों बराबर है, तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई के समान आ जाएगी। अगर हम ऊपर लेते हैं तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट ए बी है लेकिन अपर सेगमेंट 0 है, तो ए बी अपॉन 0 ईडी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह आप देखें, आप सिद्ध कर सकते हैं कि किसी मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच अलग अलग हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये हमने कैलकुलेट करके पूरा दिखाया हुआ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि एक दिए हुए मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बच्चों से पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं, जैसे मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो क्या मांग की लोच को भी प्रभावित करने वाले कारक है? यस है। और अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और देखते हैं कि दोनों एक ही समझ लेते हैं और वही पॉइंट हम यहाँ देकर चले आते हैं और मार्क्स आपके आ जाते हैं 0। आपको लगता है सही किया है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी। किसी वस्तु के अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, मतलब उस वस्तु, वो एक ऐसी वस्तु है जिसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं बहुत सारी हैं, तो उसकी मांग नेचुरल है, बेलोजदार होगी, सॉरी लोचशील होगी, क्योंकि आप उसकी जगह किसी और का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो वस्तु की मांग लोचशील होगी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम है तो वस्तु की मांग की लोच कम होगी। ये हमें पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। दूसरा पॉइंट जो मांग की लोच को प्रभावित करता है वो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, अगर एक कंज्यूमर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसी वस्तु पर खर्च करता है और उसकी कीमत परिवर्तित होती है तो उसका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कीमत डिमांड कम करनी पड़ती है। और अगर वो अपनी आय का एक छोटा सा नेग्लिजिबल हिस्सा खर्च करता है तो वो कीमत बढ़ने घटने का असर उस पर नहीं पड़ता। नमक की बात कर लें, माचिस की बात कर लें, माचिस पे या नमक पे हम लोग बहुत अपनी आय का एक बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हैं, तो अगर इनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो हम इसकी डिमांड पे कोई असर नहीं डालते क्योंकि हमारा बजट उससे डिस्टर्ब नहीं होता।
सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पॉजिटिव संबंध है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। तीसरा, यूजेस ऑफ द कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी। किसी वस्तु का एक ही उपयोग होता है, किसी वस्तु के बहुत सारे उपयोग होते हैं। प्यारे बच्चों, बिजली का इस्तेमाल मैंने बताया अभी, आप उससे खाना बना सकते हैं, आप उससे प्रेस कर सकते हैं, अपने कपड़े को आयरन कर सकते हैं, आप अपने घर में कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, आप मशीनें चला सकते हैं, तमाम चीजें आप बिजली से चला सकते हैं। अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसीलिए बिजली की मांग लोशील होगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ यूजेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूजेस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी धनात्मक संबंध पाया जाता है, दोनों एक साथ या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है, लेवल ऑफ प्राइस। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, अगर किताबों की हम बात करें तो स्टूडेंट एडिशन होता है, जिसे लो प्राइस एडिशन भी कहते हैं, और एक लाइब्रेरी एडिशन होता है, जो कि काफी सेम ऑथर की सेम किताब है। लाइब्रेरी एडिशन में थोड़ा सा गत्ता होता है, उसका जिल्द वगैरह कवर वगैरह अच्छा कर दिया जाता है, पेपर भी थोड़ा अच्छा कर दिया जाता है, और उसकी कीमत में कई गुना वृद्धि कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी नजर में कोई वस्तु हाई प्राइस्ड है तो उसकी मांग नेचुरल है, आपको लगता है कि पहले से ही ज्यादा कीमत है, तो उसको आप उसकी मांग लोशील होगी। और अगर आपको लगता है कि वो चल जाएगा, इसकी कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए, कम कीमत में ही हमें उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसी वस्तु की मांग लोशील हो लोचहीन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका आता है इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड का इनकम बहुत ज्यादा है तो वस्तु की मांग लोचहीन होगी, इनकम अगर कम है तो वस्तु की मांग लोचशील होगी। एक अमीर आदमी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि सब्जी की कीमत पर क्या बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि उसके पास आय इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन एक गरीब आदमी का पर इसका फर्क पड़ता है। तो लेवल ऑफ इनकम भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में एक अंतिम भाग है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मांग की कीमत लोच को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है। वास्तव में मांग की कीमत लोच के कारण एक दुकानदार, एक विक्रेता, एक उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। साथ ही कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर भी इसी पर निर्भर करती है। ये सरकार के लिए टैक्स को इम्पोज करने में भी इसका महत्व है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में टैक्स लगाया जाए ना लगाया जाए, किस पे लगाया जाए, कितना लगाया जाए, ये सब भी इसी बताता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के विभिन्न बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हम करते हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक प्राइस डिटर्मिनेशन की पावर की बात हम करते हैं, प्राइस फिक्सेशन पावर की बात करते हैं, अगर उत्पादक ये देखता है कि मैं जो वस्तु उत्पादन कर रहा हूं उसकी मांग लोचशील है, तो वो उसकी पावर फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन पावर जो है कम हो जाएगी। क्यों? अब लोचशील है, ज्यादा कीमत कर देगा, उत्पादक उपभोक्ता उससे खरीदेंगे ही नहीं, उसको डिमांड को कम कर देंगे, उसको कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग की लोच और प्राइस फिक्सेशन पावर ऑफ मोनोपोली में हम विपरीत संबंध पाते हैं। मांग अगर लोचशील है तो प्राइस फिक्सेशन पावर कम है, मांग अगर लोचहीन है प्राइस। आप कल्पना कीजिए कि एक इलाके में अगर एक डॉक्टर है तो अमीरों से अधिक कीमत ले सकता है, गरीबों से कम कीमत ले सकता है। उसका बेसिक कारण यही है कि अमीर के लिए मांग की लोच और गरीब के लिए मांग की लोच अलग है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम डिटेल में समझाएंगे, उसको आप देखिएगा जरूर। मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाऊं। प्राइस फिक्सेशन पावर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में विपरीत संबंध पाया जाता है। प्यारे बच्चों, बार्गेनिंग पावर होती है। आप दुकानदार ने कहा कि भाई शर्ट हमें 500 रुपए की है, आपने कहा नहीं हम इसकी तो 200 रुपए में ही लेंगे। क्यों लेंगे? आपकी बार्गेनिंग पावर कहाँ से आ गई है 200 रुपए? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये वस्तु आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। अगर आपको खरीदना होगा तो आप कहेंगे चलो भाई 500 से थोड़ा कम कर लो, आपकी भाषा बदल जाएगी। हो सकता है आप 500 रुपए में ही खरीद लें,
नहीं तो 499, 498, 450 में आप खरीद लें, क्योंकि उस वस्तु की, उस शर्ट की मांग की लोचशील है। अगर वो लोचहीन होगी तो आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। इस प्रकार मांग की, किसी वस्तु की कीमत और बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर में हम धनात्मक संबंध पाते हैं, दोनों एक साथ बढ़ते हैं या घटते हैं। प्यारे बच्चों, मांग की कीमत लोच का प्रयोग टैक्स इम्पोज करने में भी लगाया होता है। सरकार कर निर्धारित करती है। आप देखिए, जो गुटखा है, वाइन है, अल्कोहल जिसे आप कहते हैं, इस पे सामान्यतः हैवी टैक्स लगाया जाता है। दवाई है, उस पे कम टैक्स लगाया जाता है, हो सकता है सब्सिडी भी दी जा रही हो। तो मांग की लोच को ध्यान में रखकर ही सरकार ऐसा काम करती है। अगर वो टैक्स लगा रही है गुटखे पे, तो वो जानती है कि गुटखे की मांग पे असर नहीं पड़ेगा और हमें टैक्स मिल जाएगा। और अगर मांग पे असर पड़ गया तो उसका एक लक्ष्य, कल्याणकारी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सरकार टैक्स लगाने से पहले मांग की लोच का ध्यान रखती है। और आप देखेंगे टैक्स इम्पोजिशन पावर और मांग की लोच में विपरीत संबंध पाया जाता है। वस्तु अगर लोचशील होगी और सरकार ने टैक्स लगा लिया, तो ना तो सरकार को टैक्स मिलेगा, उपभोक्ता उसकी मांग को कम कर देंगे, सबको नुकसान होगा। लेकिन अगर वस्तु की मांग बेरोजगार है, सरकार ने टैक्स लगाया, तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा, उपभोक्ता मांग को कम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये विपरीत संबंध होता है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, तो आयात और निर्यात, इंपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की बात है। इंपोर्ट्स में आप देखेंगे बार्गेनिंग पावर की बात करते हैं। एक्सपोर्ट में हम अपने वस्तु की कीमत को निर्धारित करें। अगर हम देखेंगे जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं, उसकी मांग की लोच कैसी है। प्यारे बच्चों, हम लोग मजबूर हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से या किसी भी देश से लेते हैं, तो उनको उनके हिसाब से हमें कीमत देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी मांग की लोच बेलोच होती है। बेलोच मांग होने के कारण हमें उनकी जो हमारी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। दूसरी तरफ प्राइस फिक्सेशन पावर, प्यारे बच्चों, हम जो वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनकी कीमत हम ज्यादा नहीं ले पाते, क्योंकि वो लोचशील होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं। वो वस्तुएं वस्तुओं की मांग लोचशील होने के कारण वो किसी और देश से भी खरीद सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइस, वस्तु की प्राइस को फिक्स करना होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्राइस फिक्सेशन पावर और ईडी में जो विपरीत संबंध पाया जाता है एक्सपोर्ट के मामले में, और बार्गेनिंग पावर और ईडी में अ, आयात के संदर्भ में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये हमें इसको देखना होगा। इसके अलावा मांग की कीमत लोच is also helpful to scholars, analysts and economists। अपने किसी भी कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं ऐसी हैं, बहुत सारी सिद्धांत ऐसे हैं। एकाधिकार किसी मतलब वस्तु विभेद, कीमत विभेद कब करेगा, ये सारी चीजें हम मांग की लोच से निर्धारित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, मांग की कीमत लोच का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। हमने आपको बताया मांग की कीमत लोच एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग हो सकती है। मांग की कीमत लोच को मापने के बहुत सारे तरीके भी हमने बताए। साथ ही हमने आपको बताया मांग की कीमत लोच का क्या प्रयोग है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी जो क्लास है वो अगली चैप्टर के लिए हम तैयार हैं, और हम चाहेंगे कि मांग की लोच के बाद हम सीधा अ, पूर्ति के चैप्टर को पढ़ें। पहले हम मांग पढ़ेंगे, फिर पूर्ति पढ़ेंगे, फिर संतुलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू नाम के चैप्टर को टच करेंगे। मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, और जो आपको चाहिए, इससे हटकर भी अगर आपको कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, एक पर्टिकुलर हेडिंग समझना है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।